सबको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है भाजपा ने। नफरत करते हैं, मैं तो कहती हूँ नफरत आप गंदगी से कीजिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर ये तो एक, मैंने कहा, अर्बन स्लम बन चुका है पूरा शहर। अब आखिर में आकर आप लॉलीपॉप पकड़ाना चाहती। भाजपा अपनी हार मानकर बैठ गई थी। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। ITV नेटवर्क पर एक बहुत खास मुलाकात आपसे कराने जा रहे हैं। 6 बार की सांसद और 4 बार की केंद्र में मंत्री रह चुकी और इस समय मौजूदा सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा जी, जिनका जो CV है, बायोडाटा आप पढ़ेंगे तो 1990-91 से लेकर 2024 तक अचीवमेंट ही अचीवमेंट नज़र आएंगी। चाहे वो केंद्रीय राजनीति की बात हो या हरियाणा में अपना रोल निभाना हो। मैं पूरी हिस्ट्री आपकी पढ़ रहा था, तो जो मेरी उम्र के हैं या बाकी लोग हैं, 1990-91 के दौर से 2024 तक पिछले करीब 10 से 15 सालों से मिल रहा हूँ। मैंने हमेशा आपको ऐसे देखा, ऑलवेज स्माइलिंग, कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। वाद विवाद हो, कोई राज्यसभा हो, कोई टिकटों की बात हो, कोई संगठन की बात हो, लेकिन जो ट्रेडिशनल फेस जो मैं कभी जहन में आता है हमेशा आपका, आप इसी तरह नज़र आती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, गुस्सा भी आता है। गुस्सा तो स्टाफ पे और अपने परिवार में कर लेती हूँ पूरा, बाकी पब्लिक लाइफ में क्या गुस्सा करना। सफ़र से ही शुरू करता हूँ। कब जब 1990 के बाद का जो आपका पूरा सफ़र था और जो मैं पढ़ रहा था, जो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, आप पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और जो पूरा सफ़र था 1991 में सिरसा से सांसद बनी, 1996 में दूसरी बार बनी, 98 में लोकसभा चुनाव हारे भी थे, 2004 के लोकसभा चुनाव में सिरसा की जगह अम्बाला आ गया और 2009 के संसदीय चुनाव में अम्बाला से ही चुनाव लड़े, लेकिन 2014 में राज्यसभा में भेजा गया, 19 में लोकसभा चुनाव हारे लेकिन अध्यक्ष बने और अब 2024 का जो चुनाव था, ख़ास तौर से मैंने सिरसा में जाके आपसे साथ बातचीत की, कवर किया। आपके मुद्दे बड़े क्लियर थे, बहुत लाभ लश्कर नहीं था, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपने चुनाव जीता। अपने सफ़र के राजनीतिक करियर को आप खुद कैसे याद करती हैं? यही है कि लोगों के बीच में रहना और लोगों का प्यार मिला हमेशा, और ये मैंने शुरू से देखा है कि पब्लिक लाइफ में लोगों का ध्यान रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। जिन लोगों के बीच में हम जाते हैं, उनके प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं या प्रतिनिधि होना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। उनकी जो भी समस्या हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, छोटी औरों की नज़रों में हो सकती है लेकिन उनके लिए वो छोटी नहीं होती। तो उन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो हर तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, तो उनको कभी ज़्यादा बड़ा बोझ नहीं समझना चाहिए। और जीवन में उतार चढ़ाव आए भी हैं। राजनीतिक जीवन, सफलता भी मिली है, असफलता भी मिली है, चुनौतियां भी मिली हैं, लेकिन जब ओखली में सिर दे देते हैं तो फिर मुश्किलों से नहीं डर सकते। पहला चुनाव याद है आपको? पहला चुनाव अच्छी तरह से याद है। पूरी एंटी कांग्रेस वेव थी। हरियाणा में लोकदल की सरकार बनी थी, 90 में से 85 ये जीते थे। ज़बरदस्त लहर थी, बोफोर्स का मामला पूरा पीक पर था। उपचुनाव हुआ मेरे फादर चौधरी दिलबीर सिंह जी के देहांत के बाद, तो राजीव जी ने मुझे कहा कि उपचुनाव आप लड़ो। मुझे लड़वाया गया। कठिन परिस्थितियां थी। उससे पहले तो मैंने राजनीति में बहुत कुछ देखा नहीं था। मेरे पिताजी के समय मैंने कभी राजनीति ज्वाइन नहीं की, तो ये मत समझिए कि मुझे राजनीति में मेरे पिताजी इस्टेब्लिश करके गए होंगे। उनके बाद राजीव जी मुझे समय लेकर तक ये डिसीजन नहीं था कि आपको भी राजनीति में जाना है? बिल्कुल भी नहीं, जीवित थे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो स्क्रैच से, ज़मीन से सीखा है, संघर्ष किया है। उस समय स्टडीज़ वगैरह आपकी? मैं पढ़ रही थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में थी, मैं यूनिवर्सिटी में थी। उनके आने के बाद मेरे पिताजी का देहांत हुआ और राजीव जी ने मुझे कहा उपचुनाव लड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद सिरसा हो और अम्बाला हो, दोनों लोकसभाओं में आपके बराबर चुनाव जिस तरह से रहे और जिस तरह से मैं पूरी हिस्ट्री बता रहा था कि 6 बार के सांसद, ये जो चेंज करने की बारी थी अम्बाला और सिरसा की, क्या ये कन्फ्यूज़न थी? क्योंकि 2024 में अब करंट के सिनारियों की बात भी इसी से जोड़ते हुए करूं तो शायद पहला नाम आपका दिया गया था कि शैलजा जी को लड़वाया जाए अम्बाला से।
ये स्वाभाविक था। देखो, क्योंकि अम्बाला से ही पिछला चुनाव में लड़ी थी, तो वहाँ से तो एक समझ लीजिए कि अंडरस्टूड सी बात थी कि अम्बाला से चुनाव लड़ूं। लेकिन जब ये लोग सर्वे कर रहे थे, और हम भी देखो लोगों के बीच में ही रहते हैं और बाकी लोग भी रहते हैं, तो सिरसा से ज़बरदस्त आवाज़ आने लगी कि सैलजा को ही यहाँ से लड़ाओ, सैलजा ही यहाँ से चुनाव जीतेगी। तो फिर मुझे सिरसा भेजा गया और वो लोगों ने प्रूव भी किया। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने कभी, बेशक मैं लास्ट चुनाव 98 में लड़ी थी सिरसा से, लेकिन वहाँ मेरा आना जाना रहा, क्योंकि पुराना हिसार ज़िला रहा, मेरे पिताजी की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही, मेरी रही, मुझे भी लोगों ने वहाँ से इलेक्ट किया था, तो आना जाना रहा मेरा। जैसे हरियाणा में सब जगह आती आती रहती हूँ, तो सिरसा में भी तो लोगों ने कहा कि सैलजा को ही यहाँ से लड़ाओ, तो पार्टी ने मुझे वहाँ भेजा और लोगों ने मुझे रिकॉर्ड मतों से जिताया भी। और 9 की 9 जो विधानसभा आती हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 9 की 9 विधानसभा में जो लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, अगर मेरा डाटा सही है तो किसी में नहीं आ रहा। नहीं, किसी में नहीं हारे, और सब में कम से कम, जहाँ हमारा मार्जिन सबसे कम रहा वो भी 13,000 से ऊपर रहा सिरसा में। बाकी तो कई जगह तो बहुत अच्छे मार्जिन रहे, सब जगह ही अच्छे मार्जिन रहे, और किसी भी राउंड में हम पीछे नहीं थे। तो सैलजा जी बता रही हैं कि राजीव गांधी जी के द्वारा उस समय कहा गया था, लेकिन ये एक दिलचस्प किस्सा है इस परिवार का। 1952 के चुनावों में टोहाना क्षेत्र से विधायक बने थे चौधरी दलवीर सिंह जी, सैलजा जी के पिताजी, और उस समय उनकी चुनाव जो रद्द हो गया था। 1967 में सिरसा से लोकसभा सांसद बन गए थे और वो भी केंद्र में मंत्री रहे। बाबूजी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उनका कैसा रहा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चुनाव लड़ लिए, लेकिन एज पूरी नहीं थी, बाद में चुनाव रद्द हो गया। वो उसके बाद फिर 59 में लड़े थे, और नहीं सॉरी 57 में लड़े थे, और हांसी क्षेत्र से विधायक और वो जीते थे। और जीतने के बाद कैरों साहब के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। फिर हरियाणा पंजाब अलग हुआ तो उन्हें सांसद बनाया गया, सांसद की टिकट मिली और केंद्र में आए। उसके बाद हालांकि उनके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी कि एक दो बार ऐसा मौका आया कि उन्हें भी मुख्यमंत्री पद के लिए उनका पूरा वो था, लेकिन अब राजनीति जैसे होती किस दौर है। की बात है? एक बार तो लेट 60s की बात है, और एक बार 80 की बात है, 2 बार की बात। क्या राजनीतिक घटनाक्रम थोड़ा ऐसा हो जाता है, राजनीति में होता है, तो फिर दोनों बार नहीं। लेकिन ये सच्चाई है और सभी लोग मानते हैं और जानते हैं कि मेरे पिताजी सच्चे कांग्रेसी आखिर तक रहे, कभी पार्टी छोड़ी नहीं, ना छोड़ने का कभी ऐसा सोचा भी, क्योंकि हर तरह के उतार चढ़ाव हमने देखे उनके राजनीतिक जीवन के, लेकिन हमेशा पक्के कांग्रेस के सिपाही, इंदिरा जी के सिपाही बनकर वो रहे। शायद यही कारण था कि 77 के बाद जब अधिकांश लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ गए थे, तो चंद लोग बचे थे कांग्रेस में, तब फिर इंदिरा जी ने उन्हें पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया था। पहला ही मौका था जब महिला बनी थी? नहीं, मेरे पिताजी का बता पिताजी के रही बारे हूँ, में। 77 के बाद। पीसीसी चीफ भी जी। रहे थे। और आप तो कांग्रेस छोड़ भी नहीं सकते। आपके बारे में तो हरियाणा के नेता कहते हैं कि सैलजा जी का कद तो इतना बड़ा है, शाम को चली जाती हैं और सोनिया जी के साथ चिड़ी बल्ला खेलती हैं। नहीं, देखिए ये इस तरह के मजाक कहीं भी हो, ये बिल्कुल मजाक या वैसे बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। सोनिया जी के लिए सभी कांग्रेस जन उतने ही प्रिय हैं, सभी प्रिय हैं उनको, तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे मौका मिलता है, जो मिलता है जब मिलता है। पक्के हम भी इस परिवार के सिपाही हैं, रहे हैं कांग्रेस के सिपाही। तो आपको देखा किसने कि भाई गेम है, स्पोर्ट्स है, भाई शाम को जो फिटनेस के लिए खेला जाता है, ये नेता ने चलाई किसने बात? सैलजा जी? ये मजाक में चलाई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पार्टनर नहीं रहे। आधारहीन बात है ये। चलती तो है, पहुंची होगी ऐसा कुछ मजाक है।
मैं आऊँगा करंट सिनारियो पे। आपके मंत्री पदों की जो बात करें, केंद्रीय मंत्री से 1992-95 का दौर, 2004, 2009, 2012 में अलग अलग विभाग आपने संभाले और तमाम जो केंद्र की जो भूमिकाएं थी उनके बारे में भी लाइट करें कि यंग जनरेशन तक पहुँचे कि भाई उस दौर में केंद्रीय मंत्री रहना भी अपने आप में बड़ी बात थी और अब 2024 चल रहा है। जी, जब 92 में मुझे बनाया गया, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे और मुझे बुलाकर कहा गया कि मुझे मंत्री पद दे रहे हैं। तो मुझे देखो चर्चा चलती है कितने साल के थे उससे, आप उस समय? तब 29 की थी। बल्कि मजाक ये हुआ कि जब मैं राज्यसभा में गई तो वहाँ पर जो सभी सांसद थे उन्होंने बहुत मजाक किया मेरे साथ कि आप तो यहाँ पर राज्यसभा में सांसद बनने की आपकी उम्र नहीं है, कम उम्र में हैं आप, क्योंकि 30 साल के राज्यसभा सांसद बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप अंदर आ कैसे गए तो मजाक हुआ था, लेकिन मौका मिला, पार्टी ने मुझे मौका दिया और अच्छा मुझे मंत्रालय भी अच्छा मिला था। तब एचआरडी बहुत भारी भरकम मिनिस्ट्री होती थी और अर्जुन सिंह जी हमारे कैबिनेट मंत्री थे। तब एचआरडी में मुझे शिक्षा और संस्कृति 2 विभाग मिले थे। और 2004 में स्वतंत्र प्रभार मिला केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन का। केंद्रीय आवास तो इस समय मनोहर लाल जी के पास है। जी जी जी, वही विभाग अब लेकिन उनके पास पूरा है। पहले अर्बन डेवलपमेंट अलग था और मेरे समय में, और ये आवास अलग था। हालांकि मेरे पिताजी के समय उन्हें भी एक बार हाउसिंग मिला था, तब भी एक ही मंत्रालय था ये उनके समय। अब बदल दिया था बीच में, बदल दिया मतलब विभाजन हुआ था इसका, लेकिन अब खट्टर जी के पास पूरा है, हाउसिंग भी है और अर्बन अफेयर्स भी। उनके पास पूरा है और आपने 2 मिनट में स्पीच ऐसी दी कि भाई फरीदाबाद तो बिल्कुल फ़कीर है और उसमें कुछ है नहीं गुड़गांव में। और मैं देख रहा हूँ तमाम सोशल मीडिया पे वो इतना वायरल हो रहा है। 2 बड़े शहरों का आपने नाम लिया, आपने पूर्व सीएम साहब को भी लपेट दिया, लोकसभा में कह दिया कि भाई आपके पास भारी भरकम मंत्रालय हैं। देखिए ये तो क्या एग्जैक्ट शब्द आपने कुछ बोला था कि फरीदाबाद तो एक मेट्रोपॉलिटन क्या स्लम बन गया। असल में क्या है, इन्होंने एक नई स्कीम बना दी। जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार की आदत है, अब नफ़रत करते हैं। मैं तो कहती हूँ नफ़रत आप गंदगी से कीजिए, असूलों पर कीजिए। अब क्योंकि JNURM नाम था, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, फिर राजीव आवास योजना, उनके अब नाम बदल दिया, लेकिन नाम भी क्या दिया, स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में, अगर आप विनोद जी कभी भी प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर देखिए, अपने चैनल में ज़रूर दिखा दीजिए कि फरीदाबाद की क्या बदहाली है। वहाँ के लोग वहाँ पर कैसे रह रहे हैं, 2 बूंद पानी गिरता है, आप कभी जाकर देखिए। मैं तो कई बार गई हूँ, क्या कचरे के ढेर हैं वहाँ। आपकी जो वो गलियाँ हैं, आपकी सेक्टर रोड्स नालियाँ बन जाती हैं, वहाँ पे दरिया बहने लगते हैं, मलबा इतना है। मैं तो दाद देती हूँ फरीदाबाद गुड़गांव के लोगों को। गुड़गांव मिलेनियम सिटी, उसमें क्या बदहाली है। फरीदाबाद में अभी मैं फिर गई थी मैं, तो लोग मतलब इतने टैक्सेस देते हैं, सब कुछ होता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर ये तो एक, मैंने कहा, अर्बन स्लम बन चुका है पूरा शहर। बहुत वायरल हुआ वो, तो लोगों ने बिल्कुल हाथों हाथ उस पर कमेंट किया। ऐसा लगा कि कोई नब्ज है जो दबा दी हो। नहीं तो ये आंखों देखी बात है। हमारा ये भी चीज़ कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या हार मान ली, अब चुनाव में इस बजट में कुछ दिया ही नहीं हरियाणा को। तो हरियाणा का कहीं नाम भी नहीं लिया, नाम तक नहीं लिया। चुनाव आ रहा है, आपने नाम तक नहीं लिया। अच्छी बात है, वो राजनीति नहीं कर रहे, वो तो सबको बराबर दे रहे हैं। अगर किसी आप लोग अगर देते कुछ हरियाणा को ज़्यादा, तो आप लोग कहते कि चुनाव है इसलिए घोषणाएं कर रहे हैं। हम तो कहते 3 मंत्री आपने बनाए हैं तो हरियाणा का कहीं नक्शे पे। लेकिन हरियाणा में एक्चुअली सबको ये महसूस हो रहा है कि भाजपा अपनी हार मानकर बैठ गई थी। आप लोग जीत मान के बैठे हो? नहीं, जीत मानकर बैठना नहीं होता, काम करना होता है, संघर्ष करना होता है, सबको मिलकर चलना होता है और ज़मीन पर लोगों से जुड़े रहना होता है। ये बहुत बातें हैं जो हमारे सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के वर्कर, उनका ध्यान रखना पड़ता है।
क्योंकि असली लड़ाई ज़मीन पर वो लड़ते हैं। हम तो केवल भाषण देते हैं, हम तो नेतागिरी करते हैं, अपने अपने लिए करते हैं, लेकिन वर्कर की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। वर्कर जो ज़मीन पर लड़ रहा है, लोगों के लिए लड़ रहा है, दिन रात भाजपा से या दूसरी पार्टियों से ज़मीन पर बैठकर बहस करता है, अपनी पार्टी को बचाता है, असली बात तो वो है ना, लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं। कितनी सीट अचीवेबल लगती हैं कांग्रेस को? आप जैसे सीनियर लीडर हैं, महासचिव भी हैं, आपने मध्य प्रदेश का चुनाव लड़वाया, आपने उत्तराखंड का चुनाव लड़वाया, ठीक है, सांसद तो हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, लेकिन चुनाव लड़वाने का भी अनुभव आपके पास है और महासचिव का पद छोटा नहीं होता कांग्रेस में। आपके आकलन से, आपके दावे के हिसाब से हरियाणा में कितनी सीट हासिल की जा सकती हैं कांग्रेस के द्वारा? आपने मेरी ये बातें कही, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और बहुत इज़्ज़त शुरू से मिली है और काम करने का शौक़ है, काम हमने किया, पार्टी ने अनेकों बार मौके दिए। हरियाणा की बात है, आज के दिन हरियाणा में चुनाव आ रहा है, हमारा सब कुछ, सब लोगों का सब कुछ एट स्टेक है। हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर आएँ। और देखो, टिकटों तक की बात होती है जी। और उसमें पुल्स, प्रेशर्स सब कुछ होते हैं, लेकिन मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत हमारा आएगा। तो नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नंबर प्रेडिक्ट थोड़ा और नज़दीक जाएंगे तब करीब कोशिश करेंगे, लेकिन मेरी आदत नहीं है कभी नंबर्स प्रेडिक्ट करने कितनी की। सीटों पे, चलो ये पूछ लेता हूँ, कितनी सीटों पे कांग्रेस मजबूती से खड़ी है इस समय हरियाणा? आई थिंक डेफिनेटली मेजॉरिटी से बहुत ज़्यादा ऊपर हम हैं, क्योंकि मूड भी देखना होता है लोगों का, मूड कांग्रेस की ओर है, सब कुछ, हमारा काम, लोगों का मूड, विभिन्न वर्ग जो हैं उनका मूड आप देख लीजिए, चाहे हमारा कर्मचारी है, चाहे हमारी महिलाएं हैं, युवा हैं, सब वर्गों को देखिए और जो सभी वर्गों को आप देखिए, कोई सरकार से खुश नहीं नज़र आता। अब तो खुश करने की शुरुआत कर दी उन्होंने, सरपंचों को खुश कर दिया, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों के लिए गिफ्ट दे दिया, महिलाओं के लिए योजना ले आए, 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। जिस दिन आप टीवी खोलेंगे, जिस दिन आप अखबार पढ़ेंगे, एक नई घोषणा के साथ भाजपा आपको नज़र आएगी और कहेगी हमने सीधा जो भी कमियां थी वो दूर कर ली। तो अब कहाँ मौका छोड़ रहे हैं वो लोग? बचा क्या है? बचा क्या है? आप मुझे ये बताइए। नहीं, मेरा मतलब है कि टाइम कहाँ बचा है? अब आखिर में आकर आप लॉलीपॉप पकड़ाना चाह रहे हैं। 24 फसलों पर एमएसपी। आप एकदम आखिर में आकर आप मुझे बताइए कि 10 साल आपकी ये संवेदनशीलता कहाँ थी? आप तो पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुके थे। चाहे किसान है, चाहे हमारा गरीब वर्ग है, महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, आशा वर्कर्स को देख लीजिए, जो हेल्पर्स हैं हमारे, तो ये सब आंगनवाड़ी, लाठियां बरसाते रहे आप, सरपंचों पर लाठियां बरसाते रहे। आज आप कह रहे हैं कि हम आपको निहाल कर रहे हैं। ये तो वक्त बता देगा और चुनाव के नतीजे बता देंगे कि इतनी आखिर में आकर आप सुध ले रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बदल दिए हैं, तो ये तो कमज़ोरी साफ नज़र आ गई है ना। मैम, यही इसी से एक और सीरियस नोट की इन तरह की घोषणाओं के साथ कोई समस्याएं थी, वो समझ में आई, लीडरशिप बदली, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्यों आपको ये लगता है और ऐसा क्यों लगता है कि अब इसका असर जनता पे नहीं होगा? क्योंकि भाजपा भी एक पार्टी है, मजबूती से चुनाव लड़ती है और कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। वो अगर प्रयास कर रही है तो आप लोग को क्यों ओवर कॉन्फिडेंस है कि उनके प्रयास खराब जाएंगे? देखिए, कोई ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, लोगों पर विश्वास। हमें विश्वास है हरियाणा के लोगों पर, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने भाजपा की असलियत देख ली है। और अब जो ये आखिर में प्रयास, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हर रोज़ एक नया आप अखबार, टीवी, कुछ भी, सोशल मीडिया कुछ भी खोलिए, एक नई घोषणा नज़र आती है। तो क्या एकदम इनकी आंखें खुली हैं, एकदम जागे हैं लोगों की समस्याओं के प्रति? 10 साल तक आपने क्या नहीं देखा? जब लोग गुहार लगा रहे थे, आपके दरवाजे पर खड़े होते थे और आप उन पर लाठियां बरसाते थे, भ्रष्टाचार का बोलबाला, अपराधीकरण इतना ज़्यादा हो चुका है, आपने किस चीज़ को टैकल किया है? आप ये बताइए। सबको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है भाजपा ने। और अब जब इनको दिख गया कि
लोकसभा चुनाव में लोगों ने इनको एक आईना दिखाया है, तो अब ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। प्रयास शब्द आपने ठीक इस्तेमाल किया है, प्रयास है, करने दो। आखिर के 1 महीना में प्रयास होता है। 10 साल का मौका मिला हरियाणा के लोगों ने। भाजपा, मुझे बताइए, कभी सोच सकते थे कि अपने दम पे ये सरकार बनाएंगे? इन्होंने बनाई, लोगों ने मौका दिया इनको जी। 2 बार मौका मिला इनको, दूसरी बार बहुमत नहीं मिला, लेकिन चलो दिल्ली में इनकी सरकार थी, इन्होंने तोड़ जोड़ की, आज फिर अलग हो गए, मिले, अलग हुए, तो वो सब राजनीति का हिस्सा। लेकिन आप लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, ये एक सच्चाई है। मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है, आपको भी मौका है, विपक्ष में आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, कहा कि प्रयास हैं, लेकिन अब कोई जख्म होते हैं, कोई वर्ग नाराज है, सरपंचों को 21 लाख की छूट दे दी, महिलाओं की एक कैटेगरी 1,80,000 से कम वालों को 500 रुपये का सिलेंडर है, फ्रीबीज़ का हालांकि इसे नाम दिया जाता था उस लीडरशिप के द्वारा। मेरा सवाल एक बार आप इस चीज़ में ये समझिए कि अगर लोगों को सीधा फ़ायदा मिल रहा है और सीधी चीज़ दिखेगी, तो क्यों आप लोगों को लगता है कि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी या पुरानी चीज़ों की वजह से ही लोग वोट करेंगे? ये चीज़ें भी तो मैटर करती है ना। देखो, 10 साल के जो मिसमैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस, कुशासन कहती हूँ मैं, इसमें कोई सुशासन नहीं था ये। अब आप देख लीजिए किसानों की जो बदहाली की, आम नागरिक का आप देख लीजिए ना, आप गरीबी रेखा के लोगों को आप देखते हैं, आपने परिवार पहचान पत्र नाम ऐसे ऐसे दे देते हैं, लेकिन उनके चक्कर कैसे आप कटवा रहे हैं। शहरों में आप जाइए, शहरों की बदहाली देखिए, प्रॉपर्टी आईडी, हाँ, मतलब ऐसे ऐसे नामों में ऐसे लोगों को आपने जकड़ कर रख दिया कि आम नागरिक को राहत मिलना तो दूर की बात थी, लेकिन उनको एक ऐसे जंजाल में फंसा कर रख दिया है कि आम नागरिक को समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं। कंपनियों को आपने ठेका दिया जिन्होंने फंसा दिया आम नागरिक को, और उनको आप पिनलाइज करते हैं, फिर उनको आप बहाल कर देते हैं। तो अच्छा, फिर अगर गलती सरकार की है, प्रशासन की है, उसके लिए दंडित आप नागरिक को कर रहे हैं। ऐसी बातें लोग कैसे भुलाएंगे? सुधार जो कर रहे हैं, कब करेंगे? कर रहे हैं ना, अब तो सरकार जाएगी। दावे के साथ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहती मैं, कॉन्फिडेंस कहती हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए किसी। आप लोगों को दलितों की वोट मिली, किसान कमेरा की वोट मिली, वो ओबीसी वोट के चलते और ओबीसी वोट का चेहरा आगे देते 30% वोटों पर खड़े हैं और ओबीसी को एक तरह से मजबूत करने के लिए बात कर रहे हैं। और ये साफ तौर से उनके मंचों से कहा जाता है कि ओबीसी वर्ग के एक बेटे को किसान के लाया गया है और ओबीसी वोट उनके साथ है, फ्रेश सरकार दी। और एक चीज़ और बता दूं मैं, क्योंकि मेरी आदत है खबरों को खोदने की, तो उसमें ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी या जो भी नाराज़गी उसे दूर करने के लिए एक और प्रयास किया जाएगा। बड़े स्तर में भाजपा में टिकटें काटी जाएंगी, जिससे कि पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों पर दाव खेला जाएगा। ठीक है, वो उनकी रणनीति है, वो तो अपनी सत्ता को वापस पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन जो असलियत है वो ज़मीन पर है। असलियत नज़र आनी चाहिए, और हमें लगता है कि भाजपा को ये असलियत नज़र आ रही है, तभी ये इस तरह के प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता, 10 साल बहुत होते हैं, अब जनता इनकी इन बातों से, इन प्रयासों से, जो आपने किसान के साथ किया, जो आपने गरीब के साथ किया, इन बातों से, हमारे बेरोज़गार युवाओं के साथ आपने परीक्षाओं में जो इनके साथ हुआ है, हर परीक्षा में, नौकरियों में, बैकलॉग में, अब क्या क्या भरेंगे 1 महीने में, क्या क्या भरेंगे? अब कुछ नहीं होने वाला है। और मैं समझती हूँ कि ये प्रयास चलो अपनी ओर से करेंगे, हर एक कोशिश करता है कि सत्ता हाथ से ना जाए। दलित वोट बहुत मिला कांग्रेस को, ये आंकलन निकला, ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है। कितने परसेंट मिला? परसेंट तो देखो, जो हमने लोगों की स्टडीज़ हैं, उन स्टडीज़ के आधार पर हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर मेरा अंदाज़ा आप कहेंगे कि भाई आप तो राजनीति को आनी तो चाहिए बात। लेकिन स्टडीज़ कर रहे हैं कि मेजॉरिटी 70% के करीब, मैं तो कहती हूँ उससे ज़्यादा आया है। 70% के करीब, लेकिन ओबीसी तो उनके साथ है, स्टिक कर रहा है। देखो, ओबीसी में भी बहुत सा है, बहुत से मुद्दे हैं। राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है ओबीसी का, कि आप किस ओबीसी की बात कर रहे हैं, आप जनगणना में क्यों नहीं जाते? भाई ओबीसी के आपने कितने अफसर लगाए हैं,
कितने लोग आगे आ पाए हैं। अब जनता को कैसे गुमराह करते हैं बार बार, और ये तो भाजपा का मार्का है गुमराह करना। राहुल जी जब सवाल पूछते हैं कि आप बताइए कि कास्ट सेंसस करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका जवाब अभी भी इनके पास नहीं है और ये करना नहीं चाहते। अब वो कह देते हैं बीजेपी वाले, मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी वाले कोट कर रहे हैं कि आप सबकी जाति पूछेंगे, जनगणना कराएंगे, आपकी जाति पूछ ली तो आप नाराज हो गए, राहुल जी नाराज हो गए, कोई नाराज सारे नहीं हुआ। कांग्रेसी नाराज हो गए। कोई नाराज़ नहीं हुआ है। आप देख लीजिए कि किस तरह से इनके जो वक्ता हैं कैसे बात करते हैं। इसमें नाराज़गी, जो राहुल जी कहते हैं, राहुल जी सबकी बात करते हैं। राहुल जी ने कभी अपनी बात, खुद अपने आप को आगे करने की बात नहीं की। वो चाहते हैं कि जो यहाँ पर ओबीसी है उसका पता चले देश को। आप उस मुद्दे को स्कर्ट करके राहुल जी पर इस तरह के बातें करके इंसल्ट करते हैं और फिर ऐसी बात करते हैं, फिर कहते हैं कि हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन देश देख रहा है, राहुल जी खड़े हैं, एक अकेला इंसान खड़ा है, एक बात को उठा रहा है जो इस देश की असलियत है। आप उस पर ना आकर, उससे पीछे हटकर उल्टा राहुल जी को ही गलत बोलकर, उनको इंसल्ट करके आप सोचते हैं कि मुद्दे से ध्यान हट जाएगा या राहुल जी उसके बारे में बोलना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। एक बात कांग्रेस की आती है कि कांग्रेस को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इतने आपस में ही पेच फंसे हुए हैं। और मैम आप तो हैं हरियाणा की, कड़ी बिगाड़ा बहुत है, कड़ी बन रही है, कोई ना कोई उसको आके बिगाड़ देगा और आपस में गुटबाजी आ जाएगी। 2 यात्राओं को लेकर जिक्र हुआ और माफ़ी चाहिए, माफ़ी के साथ मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आपके पोस्टर में भी 2 चेहरे नहीं थे और बाद में वो 2 चेहरे शामिल किए गए। हाँ तो ठीक है, अब जो वर्कर होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर देते हैं कुछ भी। क्या कर देते हैं? मैं क्या, अपनी मर्ज़ी से कभी कुछ भी कर देते हैं। तो उनको कहा कि ऐसे मत करो तो उन्होंने मान लिया। तो किसी के कहने पे वो शामिल नहीं किए गए, तो गलती आपने ही पकड़ी थी वो? अब हाँ, वो नहीं कहा गया, मुझे ऊपर किसी से ने कुछ नहीं आया ना, था? ना, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर किसी में ने नाम नहीं, नहीं मुझे थे। किसी ने नहीं कहा। बावरिया साहब से मैंने सवाल किया पिछले दिनों इंटरव्यू का, उन्होंने कहा कि दोनों ही यात्राएं चल रही हैं, दोनों यात्राओं का अपना मकसद है और हर यात्रा हरियाणा में कांग्रेस की यात्रा है। हाँ तो ठीक है, जो बाबरिया जी को कहना है वो कह रहे हैं। आपकी यात्रा का रिस्पॉन्स? देखो, मेरा तो आपने खुद देखा है, और ये कोई यात्रा आज तो नहीं चल रही। हमने तो जनवरी से की थी, राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश, हमारी तो संदेश यात्रा ही है तब से अब तक। तो वो संदेश ही हम लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। हमने तब भी कहा था कि लोकसभा चुनाव तक हम करेंगे और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा चरण और वो विधानसभा चुनाव के लिए, तो वो हम काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं और लोगों तक कांग्रेस का और राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश हम पहुंचा रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी देख लिए मैंने यात्राओं में, आपकी में, आपको भी मैंने देख लिया और मुझे मौका मिला था ITV नेटवर्क के मंच पे रणदीप सुरजेवाला साहब आए थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा था वो आएंगे। इन तीनों के अलावा शैलजा जी की यात्राओं में कोई और भी नज़र आएगा? देखो, लोग आते हैं, मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ। नेताओं की कोई ऐसी बात नहीं है, जो जहाँ आ सकता है आ जाए। तो ओपन यात्रा है, जो जहाँ आ जाता है। देखो, मैं कोई किसी को नहीं, आपने देखा है कहीं कोई आता है, कहीं कोई और आ जाता है, कहीं कोई नहीं भी आता है। ये तो यात्रा वर्कर्स की यात्रा है, लोगों की यात्रा है, कांग्रेस की। तो बात तो वो है, कोई इतना हमने कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ करने की क्या ज़रूरत है कि कितने नेता आए, कौन कहाँ गया, ये दिखाने की ज़रूरत क्या? ये तो लोगों की यात्रा है। काम मिलता है कि अब देखो, यात्रा में कौन आ रहा है, अब देखो, पोस्टर भी तो पकड़ ही लिया ना हमने मीडिया वालों ने। हाँ ठीक है, देखो आपको अपना काम करना है। मैं कभी मीडिया की किसी बात का बुरा नहीं मानती। आपका काम है, आप अपना करो और मेरा काम है, मैं मेरा करूँगी। और आप जो पूछोगे मैं जवाब दूंगी, मैं उससे पीछे नहीं हटती। सिरसा में एक पोस्टर्स थे जब मैं चुनाव कवर कर रहा था कि अभी तो लोकसभा की बारी है, विधानसभा की इंतज़ार है, विधानसभा की बारी आनी बाकी है। मैं सीधा पूछ लेता हूं क्योंकि आप नाराज़ होते नहीं हैं सवालों, और अभी अभी आपने कहा, क्या कुमारी शैलजा जी खुद को CM कैंडिडेट या CM चेहरा मानती हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए? देखो, बात ये है कि कांग्रेस पार्टी फैसला करती है कि चेहरा होगा कि नहीं होगा। अब तक की हमारी बाय एंड लार्ज परंपरा रही है कि जब हम विपक्ष में होते हैं तब कभी कोई एक चेहरा सामने नहीं करते और मिलकर सब चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद हाईकमान का फैसला होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस में तकरीबन ऐसा होता है।
और 24 में ऐसे ही जाने वाले? और ये तो हाईकमांड जवाब देगी आपको, लेकिन मैंने बताया कि परंपरा हमारी ये रही है अभी तक। 2-3 लीडर से मैंने बात की, उनका तो साफ तौर पे यही कहना था कि मैं हाईकमान में ना तो मैं वेणुगोपाल जी से इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, ना मैं खड़गे साहब से करके आ रहा हूँ, हाईकमान मुझे भी पता है, ना मैं राहुल जी से करके आ रहा हूँ, तो मैं गलत कोट नहीं करूँगा ऐसे इंटरव्यू आप तो दिल्ली में घूमते हैं। में। लेकिन जिनसे भी मैंने बात की उन्होंने कहा कि ये डिसीजन हुआ है कि इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। हाँ, तो मैंने वही कहा, हमारी परंपरा यही रहती है कि विपक्ष में जब हम होते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा वो बाद में फैसला हाईकमान करती है। तकरीबन आपने देखा होगा रेजोल्यूशन पास करते हैं एमएलएज और उनसे बात कर भी लेते हैं, नहीं भी करते, कहीं कर लेते हैं, कहीं नहीं करते, लेकिन फैसला हाईकमान लेवल पर होता है। और ये देखो नेशनल पार्टी है हमारी, पॉलिटिकल फैसले होते हैं और ये वहीं पर होने चाहिए। आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इच्छा तो है, लेकिन मेरा तो लोकसभा में भी मैंने कहा था, लेकिन हाईकमान ने कहा लोकसभा लड़ो। सीट हम जीत के भी लाए, अम्बाला भी लाए, सिरसा भी लाए, 2 सीट तो हमने जीता और हिसार भी जीते हैं हम। हिसार से तो मैं बिलोंग करती हूँ, बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारा पूरा हिसार में आता था ना? हिसार में है, मेरा गांव भी है, मेरा नानका भी है। वैसे तो बहुत जगह है, लेकिन हिसार मूल रूप से। और जो अगर सीट आला कमान कहता, आपने कहा ठीक है, आपको बिल्कुल बोलना चाहिए क्योंकि फैक्चुअल जो चीज़ें फैक्चुअल है कि भाई बाकी आला कमान तय करती है। एक चीज़ और दर्शक समझना चाहते हैं, मेरी जितनी नॉलेज है हरियाणा की उसके हिसाब से आप उकलाना विधानसभा में उतर सकती है और आपकी पार्टी आला कमान कहेगी तो क्या उकलाना ही है या कोई और विधानसभा भी? जो जहाँ से देखो पूरे हरियाणा से मुझे तो बहुत प्यार मिलता है। उखलाना मेरा गांव है, मेरा घर है, बाकी पूरा हरियाणा है मेरा, भाई उसमें कौन सी बात है। मैं हरियाणा की हूँ, तो जहाँ से लोग कहेंगे, जहाँ से हाईकमांड आदेश करेगा, अगर आदेश करेगा तो फैसला तब होगा। उकलाना हो सकती है? फैसला हाईकमांड करेगी। कोई भी हो सकता है, उकलाना हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और भी कहीं भी हो सकता है। उस दिन राहुल जी वाली मीटिंग में हुआ क्या? उसके बाद ना कोई तीखा कोई बोल नहीं रहा है। जो मीटिंग हुई थी खड़गे साहब की, राहुल जी वाली, नहीं वो तो कहा भी गया। उस दिन अनुशासन की बात हुई है उस दिन कुछ? देखो ये बातें तो पार्टी में हमेशा हर स्टेट में की भी जाती हैं। ख़ास तौर से देखो हमारी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें बहुत लॉन्ग रोप देते हैं सबको, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो तब हाईकमांड भी एक्सपेक्ट करता है और सबको कहा भी जाता है कि ठीक है, सब अपना अपना वो रखो, एम्बिशन होता है ये सबका। और हर पार्टी में पुल प्रेशर्स ग्रुप सब होते ही हैं, ये भी राजनीति का हिस्सा होता है, पार्टी के अंदर भी ये राजनीति होती है। तो इसमें एक सच्चाई है, उसको बोलने में भी कोई वो नहीं। लेकिन हाईकमांड का ये ज़रूर कि भाई मीडिया में जब जाओ तो थोड़ा ढंग से होना चाहिए, ताकि इलेक्शन पे और लोगों में असर उसका गलत ना आ जाए। और दूसरी बात ये भी कि भाई आगे मिलकर करो, तो ये बात हाईकमांड की है और होनी भी चाहिए। इनडिसिप्लिन को हम भी और राज्यों में भी हम काम करते हैं, तो हम भी इसी तरह से चुनाव नज़दीक आता है तब थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ता है। ये इनडिसिप्लिन के लिए कहा गया कि भाई इस तरह की बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना, पार्टी प्लेटफॉर्म पे करें। इनडिसिप्लिन या डिसिप्लिन की बात नहीं, ये मतलब एक बात है, हाईकमांड जो भी कहे हो तो फिर हाईकमांड कहता है तो उसको उस पर तो सबको अमल करना चाहिए ना। हरियाणा के पुराने लीडर आप हैं, हरियाणा के पुराने लीडर हुड्डा साहब हैं। 2004 का भी एक रिसर्च था, तो हालांकि वो गूगल पे तो नहीं मिलेगा भाई, तमाम जो दर्शक है ये समझ लें, लेकिन जो हरियाणा ठीक ठाक कवर करता है और पूछेगा, हालांकि 2004 में नहीं, 5 से मैं पत्रकारिता करता हूँ। 2004 में शैलजा जी मंत्री हुआ करती थी केंद्र में, और हुड्डा साहब की भतीजी या बेटी की शादी आपकी कोठी पे हुई थी? बेटी की शादी। तब मैं सुनहरी बाग रोड पे थी, 3 नंबर सुनहरी बाग रोड। अब वो नहीं है, वो रीडेवलपमेंट में आ गया है, तो वो घर अब नहीं है, डिमोलिश हो चुका है। 3 सुनहरी बाग रोड। बेटी की शादी हुई थी हुड्डा साहब की, और बाद में दोनों 2004 में 2004 में अंत में। आप होस्ट थे उसके? भाई आपके घर पे हुई थी तो ठीक बात है। ठीक बात है। और प्रदेश अध्यक्ष जब बने आप दोनों साथ में गए। दीपेंद्र ने कहा कि बुआ हैं और बुआ के साथ जाएंगे, ये कहा उन्होंने, और आप लोग चंडीगढ़ भी साथ गए, कुछ मीटिंगों में भी साथ नज़र आए। लेकिन क्या बात राज्यसभा चुनाव को लेकर बिगड़ी? वो तो बिगड़ चुकी है, अब कितनी आप बोलो ना बोलो वो आपका डिसीजन है।
अब उतने रिश्ते अच्छे नहीं रहे और 2004 से मैं रेफरेंस दे के लाया कि किस लेवल के, और ये अब के नहीं थे कि भाई प्रदेश अध्यक्ष के हैं, राज्यसभा चुनाव का मैटर है। जब हुड्डा साहब की बेटी की शादी हुई तो होस्ट शैलजा जी थी। देखो बात ये है, ये चीज़ें अलग हैं, इन चीज़ों को हम अलग ही रखें। चुनाव आ रहा है तो हम उसी पे ध्यान रखें, बाकी चीज़ें देखेंगे कभी। अभी सही वक्त नहीं है। लेकिन एक आखिरी जवाब दे दीजिए, उसमें आपके अध्यक्ष रहते के समय के कुछ रिश्तों में कड़वाहट या जो भी डिफरेंसेस होते हैं, मनभेद कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आप चूज़ कीजिए वर्ड, मैं नहीं करूँगा, या फिर राज्यसभा चुनाव ना भेज के किसी और को भेजने का डिसीजन उस वजह से आया? अब मैं इन चीज़ों के बारे में, जैसे मैंने कहा, जो भी यहाँ हाईकमान के डिसीजन होते हैं, कोई बात नहीं होती। हाईकमान के डिसीजन तो होते हैं, पर अभी कुछ तो अब ठीक हुआ है या सब चीज़ अभी भी ऐसे ही कम बातचीत हो रही है? देखो बात ये है कि अब हम चुनाव में जा रहे हैं, सारी बातें मीडिया के सामने नहीं होती हैं। उनको वैसे भी कहा गया है कि मीडिया के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, और ये बात भी ठीक है। चुनाव आ रहा है, सब चुनाव में लगे, पार्टी को जिताएं सभी। तो भाई जवाब आज मिलेगा नहीं, 2-3 तरीके से मैंने पूछ लिया था। बीजेपी के बारे में बोल दीजिए, क्योंकि बीजेपी के बारे में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अनिल विज साहब की नाराज़गी की कहीं ना कहीं खबर आने लगी। राव इंद्रजीत साहब ने भी एक तरह से, उनके तो सांसद धर्मवीर ने मेरे इंटरव्यू में ही तो बातचीत कर रहा था कि राव साहब सबसे पुराने हैं, उनको कैबिनेट मंत्री। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सवाल सिर्फ मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूँ, अब मौका मिलता है भाजपा वालों से भी पूछता हूँ, और वहाँ भी चीज़ें देखने को मिल रही है। देखो बिल्कुल ठीक बात है, ऑल इज़ नॉट वेल भाजपा में। आधे से ज़्यादा तो हमारे लोग गए हुए हैं वहाँ पर, उस पार्टी में। उनके अपने तो कुछ था नहीं, तो हमारे लोगों को जैसे तैसे भी, चलो जो भी था ले गए, लेकिन वहाँ पर उनकी कितनी क्या इज़्ज़त, वो चीज़ भी छोड़ दीजिए। बात ये है कि भाजपा में 10 साल में आपने देखा कि इनकी भी आपस में जिस प्रकार से इनके, चाहे एमएलए हों चाहे मंत्री हों, सब कई बार तो सार्वजनिक रूप से रो पड़ते थे कि हमारे कहने से कुछ होता नहीं है, अफसर हमारी नहीं सुनते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं, लोगों के लिए हम क्या करें। तो आपस में जग जाहिर बातें थी इनकी, तो चाहे इनके कैबिनेट हों, चाहे मंत्रिमंडल, चाहे इनके विधायक हों, जग जाहिर बातें थी आपस के। इनके इतने डिफरेंसेस थे, पब्लिक में आते थे वो तो उससे लेकिन ज़्यादा नुकसान होता था, क्योंकि ये सरकार में थे। 2-3 सवाल आखिरी बचे हैं। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए सीएम, मनोहर लाल साहब, नायब सिंह सैनी साहब, क्या डिफरेंस? देखो 10 साल की तो इनकी नाकामियाँ साफ नज़र आ गई हैं। सैनी साहब अभी बढ़ने ही हैं, तो इनको तो हम क्या कहें, इनको तो मुझे लगता है कि दिल्ली से ही चलाने का प्रयास कर रहे होंगे। पूर्व सीएम साहब जो भी कर रहे हैं, चाहे पूर्व सीएम साहब हों या दूसरे हों या कुछ भी, जो भी हो, लेकिन दिख रहा है, साफ नजर आ रहा है। हाल फिलहाल में एक दोस्ती में बड़ा झटका आपको लगा होगा, एसआर के नाम से मीडिया ने चला दिया था, तो उसमें से शैलजा जी, रणदीप जी, किरण जी हुआ करती थी। वो एसआर के तो नहीं रहा, एसआर भी बन गया, शैलजा जी, रणदीप जी और वीरेंद्र जी। किरण जी का जाना आपके लिए क्या पर्सनल भी था? उनमें उन्हें भाजपा का ऑफर ज़्यादा अच्छा था या कांग्रेस में उनके लिए माहौल अच्छा नहीं था? देखो अब तो क्लोज चैप्टर है, अब उसको हम क्यों करें बात। आपने डिड यू ट्राई टू स्टॉप हर? अब वो बात में छोड़ दीजिए, वो चले गए, उसके बारे इतना तो जवाब दे दीजिए। आपसे बातचीत की थी या आपने रोकने की कोशिश की थी? मैंने कहा ना, अब उस पर अब मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। एक आखिरी सवाल, बीएसपी इनेलो का गठबंधन है, इस पे आपका रिएक्शन चाहूँगा, क्योंकि बीएसपी दलितों के लिहाज से पूरे देश की पार्टी रही है। ठीक है, ग्राफ बाद में नीचे आया है और यूपी से भी उस तरह का प्रदर्शन नहीं रहा। इसको इनेलो की संजीवनी माना जाए? और मैम इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जेजेपी अगर और किसी के साथ आती है, अकेले जाती है, इन दलों का क्या रहेगा और किस तरह से ये बीएसपी आईएनएलडी का जो गठबंधन? देखो तीनों की जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभार इनका बीच में पीछे रहा, लोकदल तो सत्ता में भी रहे, लेकिन आज के दिन ये असलियत है कि ये तीनों स्पेंट फोर्स हो चुके हैं। हरियाणा में स्पेंट फोर्स हैं ये, अब कुछ राजनीतिक ज़्यादा कुछ नज़र आता नहीं है। ठीक है, एक दो कुछ छुटपुट इधर तो, लेकिन बीएसपी का आधार भी ख़त्म हो चुका है। जजपा ने खुद अपने आप को ख़त्म किया। लोकदल, और ये लोकदल सत्ता में थी एक बार, लेकिन
आपस का इनका जो भी रहा जैसे भी, तो अब इनका कुछ राजनीतिक ज़मीन पर ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आज के दिन लोग विकल्प के रूप में और अगली सरकार कांग्रेस की बनाने के मूड में नज़र आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं? अगर आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस की बनने जा रही है, सबसे बड़े 3 ऐसे पॉइंट जो लास्ट में क्लोजिंग के और बढ़ रहे हैं, 3 ऐसे पॉइंट हैं जो लगता है कि भाई भाजपा के ऊपर कांग्रेस आप लोगों को लग भी रहा है कि एज है, तो क्यों है 3 बड़े पॉइंट हैं? देखो, एक तो जो इस लोकसभा चुनाव में राहुल जी का नेतृत्व जिस तरह से आया है सामने, देश के सामने उन्होंने जो गरीब की बात की है, जो ज़रूरतमंद की बात की है, लोगों को राहुल जी की बात पर विश्वास है। 10 साल का मोदी जी का देखा, और मैं इसलिए कह रही हूँ, आप ये मत कहिए कि अगर आप कहना चाह भी रहे हो कि राज्य की बात, क्योंकि दिल्ली का और हरियाणा का बहुत एक संबंध रहा है। तो राहुल जी का नेतृत्व हरियाणा में उन्होंने यात्रा भी की, उसका एक असर आप पूरा देख रहे हैं। कांग्रेस उसमें हम उस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को है। दूसरी बात है, जो चाहे हमारा गरीब तबका हो, चाहे किसान है या और भी सभी वर्ग हैं, जो उनके साथ भी हुआ, हर एक को सड़क पर उतरना पड़ा, लाठियां बरसाई गई, वो सब हुआ। तीसरी बात, जो मुद्दे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, शिक्षा की बदहाली, हमारा युवा दिशाहीन होना और गरीब के साथ ये सारी बातें, महंगाई, राज्य सरकार में अपराधीकरण जिस तरह से, ये जो लोकल मुद्दे हैं लोगों को छू रहे हैं, चाहे गांव है, शहर है, ये सब बातें हैं। और फिर लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। लेकिन 5-5 ही तो आई, वो लोग भी हैं, 46 और 42 का रेशो निकल कर आया, वोट परसेंटेज भी 1.5 का है। तो क्यों लगता है भाई मुकाबला अगर पिछले लोकसभा से ही जाओगे तो मैम बराबर का नज़र आएगा? 5-5 सीट, 5 आप लोगों ने जीती, 5 उन लोगों ने जीती। ठीक है, अब लोकसभा के नतीजे जो भी रहे हों, मैं उस पर दोबारा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। जो मुझे कहना था मैं कह चुकी हूँ, बार बार एक मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। लेकिन विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि नतीजे लोकसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बेहतर होंगे। शुक्रिया मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। जितना बोलना था उतना बोला। हालांकि मैंने तो बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं, कई जो ऐसे मुद्दे हैं आज शायद नहीं निकल कर आए, लेकिन ये एक ईमानदारी की बात है एक लीडर की। उन्होंने साफ तौर पे कहा इलेक्शन का वक्त है, इन मुद्दों पे फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मेरे किसी सवाल को इन्होंने टोका नहीं, मैंने खुलकर पूछा। और एक नेता को ये हक ज़रूर दिया जाना चाहिए किसी भी इंटरव्यू में कि किस मुद्दे पे वो कितना बोलना चाहते हैं। हमारा काम है हेडलाइंस निकलवाना, खबरें निकलवाना। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, आपको जो डिसाइड करना था आपने अपना काम ईमानदारी से किया। और मुझे पूरे सवालों को पूछने देने की इजाज़त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा, एक बात तो मानेंगे, हम दोनों ईमानदार रहे ना। अपने अपने काम में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके दर्शकों को भी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो संजय जी से बातचीत है, पूरी बातचीत आप ITV नेटवर्क के तमाम प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के जो तमाम बड़े दिग्गज हैं किस विजन के साथ इस चुनाव में जा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतनी इस पूरी बातचीत में बहुत बहुत धन्यवाद।